सो वेलकम बैक गाइस इन दिस सेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग। और यहाँ पर हम आज रोलिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहला मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है ये। और जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर कुछ नहीं कहा जाए तो रोलिंग को हॉट रोलिंग कंसीडर किया जाता है। बल्क में डिफॉर्मेशंस हो रही है, वैसे आप देख ही रहे हैं। तो माय डियर, रोलिंग इफ नथिंग इज सेड इज अ हॉट प्रोसेस, हॉट रोलिंग कहा जाता है। और माय डियर, इसमें होता है कि एक स्ट्रिप को हम दो रोलर्स के बीच में से पास करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपने देखा होगा गन्ने का जूस निकालने वाला प्रोसेस, जिसमें दो रोलर्स, सिलिंड्रिकल रोलर्स के बीच में से गन्ने को पास किया जाता है। और गन्ना जब उसमें से जाता है तो गन्ने की जो बाहर आने वाली, जो शुरू में डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, बाद वाला कम होता है। एंड माय डियर, वो निचुड़ के जूस वहां से निकल जाता है। और बिल्कुल वैसी ही मशीन है माय डियर, बिल्कुल वैसा ही सेटअप है। बस डिफरेंस ये है कि जूस गन्ने का नहीं, मेटल का निकलना है। अब आप जानते हैं मेटल में जूस नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशंस भी पॉसिबल नहीं होते। तो डिफॉर्मेशंस भी जो यहाँ पर होंगे वो बहुत कम होंगे। एंड माय डियर, क्योंकि मेटल्स ऑलरेडी बहुत हार्ड होते हैं, गन्ने जैसे नहीं होते, ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी हार्ड विद रेफरेंस टू, अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो इसलिए जो रोलर्स हैं, जैसे अगर हम रोलर्स की बात करें तो ये रोलर्स भी बहुत स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं, जिसको बोलते हैं हैंड फील्ड स्टील। हैंड फील्ड स्टील जो होता है, हैड HAD हैड फील्ड स्टील। एंड माय डियर, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 12% ऑफ मैंगनीज। जब 12% से ज्यादा मैंगनीज स्टील के अंदर होता है उसको मैंगनीज स्टील भी बोलते हैं, उसको हम मैंगनीज स्टील भी बोलते हैं, और उसको हेड फील्ड स्टील भी बोलते हैं। तो माय डियर, मैंगनीज स्टील के बने होते हैं रोलर, और ये उसी मटेरियल के होते हैं जिस मटेरियल के रोड रोलर बने हुए हैं। तो रोड रोलर आपने देखे ही होंगे। तो रोड रोलर और ये रोलर्स सेम मटेरियल के बने होते हैं। तो कितने हार्ड और ब्रिटल होंगे, कितने हार्ड होंगे आप सोच सकते हैं। ब्रिटल में नहीं बोलूंगा क्योंकि दैट हमें साथ में डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी भी चाहिए, ब्रिटल में तो क्रैक आते हैं सीधे। सो माय डियर, अगर हम बात करें इनके बीच में से, हम स्ट्रिप को पास कर रहे हैं, और इस स्ट्रिप का जो इनिशियल ये हाइट है वो h0 है, विड्थ जो है वो v0 है। एंड माय डियर, फाइनली जब रोलर्स के बीच में से निकल रहा है, और हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो डिफॉर्मेशन दिखाई है वो बहुत ज्यादा दिखाई हुई है। इतनी ज्यादा डिफॉर्मेशंस मेटल के केस में होती नहीं है। अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें 3, 6, 7, 8 mm, इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होती एक बारी में। मैंने तो रोलर ये जो दिखाया मतलब लगभग 50% से ज्यादा का दिखा दिया है। तो इतना डिफॉर्मेशन होता नहीं है। सिर्फ एक डायग्राम की क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसा डायग्राम दिखाया है कि इनिशियली हाइट h0 थी, फाइनल h1 हो गई। तो ये जो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है, ये h0 माइनस h1, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट पर पास। तो डेल्टा h इज h0 माइनस h1, इट इज ड्राफ्ट पर पास। तो माय डियर, असली में जो ड्राफ्ट पर पास है वो इतना नहीं होता जितना मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखा रहा हूँ। इन रियल दैट इज स्मॉलर, ओके, छोटा होता है इन जनरल। अब अगर हम बात करते हैं ये जो h0 और h1 की हमने बात करी, तो ये जब रोलिंग हम पढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको दिख ही रहा है कि थिकनेस कम हो रही है। और इस प्रोसेस को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम डेफिनेटली कुछ एजम्पशंस के साथ पढ़ रहे हैं। वो एजम्पशंस माय डियर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जो एजम्पशंस है उनमें जो पहली एजम्पशन है माय डियर वो है कि मटेरियल इनकम्प्रेसिबल है। और अगर मटेरियल इनकम्प्रेसिबल है तो इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा माय डियर। और मैं मान लेता हूँ, ऑब्वियसली बात है, जैसे ये मटेरियल इन रोलर्स के बीच में जो एंट्री कर रहा है, मान लेते हैं वो एंट्री किसी वेलोसिटी v0 से कर रहा है और एग्जिट किसी वेलोसिटी v1 से कर रहा है। तो अगर आप सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे कि मटेरियल जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इस कंडीशन को लगाने का मतलब सीधा सीधा है कि v0 h0 v0 is v1 h1 v1। पहली assumption माय डियर। दूसरी assumption जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है माय डियर कि जो width है वो चेंज नहीं हो रही है। हमारी assumption होती है कि width के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, width is constant। और अगर width constant है माय डियर तो आपके पास इक्वेशन अब बच गई h0 v0 is equals to h1 v1। और ये तो आप देखकर ही बता सकते हो h0 और h1 में बड़ा कौन है। h0 बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है h0 बड़ा तो v1 बड़ा होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं v0 by v1 कैन बी रिटन एज h1 by h0। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी रेशियो दिया हो तो हम हाइट का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको यूज कर सकते हैं हाइट रेशियो को। और हाइट का रेशियो अगर हमें चाहिए तो वेलोसिटी का रेशियो डायरेक्टली उसकी जगह पुट किया जा सकता है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो इसे पता लगता है जो v1 होगी वो v0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि h0 जो है वो h1 से बड़ा है। माय डियर, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज जो दोनों रोलर है, बोथ रोलर्स, तो ये जो दोनों रोलर्स हैं आर रोटेटिंग विथ सेम आरपीएम। तो दोनों रोलर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। मैंने कहा एक रोलर का नाम P है, दूसरे का Q, तो NP बराबर NQ। दोनों रोलर का सेम रोटेशन का स्पीड है। अब आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है? माय डियर, इसकी जरूरत है।
अगर दोनों में से एक रोलर ज्यादा स्पीड से जाएगा तो आप समझ सकते हो ये जो दोनों मटेरियल्स आपस में कांटेक्ट में आपको दिख रहे हैं, तो माय डियर जैसे मैंने आपसे कहा ये मटेरियल है और ये जो मटेरियल जब रोलर से बाहर आएगा, अगर ये वाला रोलर ज्यादा स्पीड से जाएगा तो ये वाला मटेरियल थोड़ा ज्यादा बाहर निकलेगा ज्यादा स्पीड से, और अगर ऐसा हुआ माय डियर तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो माय डियर ये जो मटेरियल जो बाहर आ रहा है ना वो बेंड कर सकता है किसी एक डायरेक्शन में, क्योंकि अगर जिस रोलर की स्पीड ज्यादा होगी मटेरियल उसके साथ स्टिक होने के कारण उस साइड से ज्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा, तो जो मटेरियल ऐसे यूनिफॉर्मली आना चाहिए था यूनिफॉर्मली ना के इस तरीके से बाहर निकलेगा, तो ऐसे केस में आपका जो मटेरियल है वो बेंड कर सकता है। तो माय डियर तीन assumptions के साथ हम चल रहे हैं और असली में भी कोशिश करते हैं हम सेम स्पीड से चले और इसलिए दोनों को पावर सोर्स जल्दी हम यूनिक ही देते हैं, ठीक है, जो पावर सोर्स होता है। तो ये जो प्रोसेस है रोलिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें बहुत कुछ हमें देखना है, तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी बताया आपको। अब इसमें ये जो इनिशियल से लेके फाइनल तक ये जो एंगल है थीटा को एंगल ऑफ पाई बोलते हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ पाई, और ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती वैसे, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे बोला कि ये सिग्मा 1 जो इसको बैक टेंशन बोलते हैं, सिग्मा 2 जो इसको फ्रंट टेंशन बोलते हैं। बैक टेंशन और फ्रंट टेंशन क्यों लगाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो माय डियर सिग्मा 1 इज बैक टेंशन, सिग्मा 2 इज फ्रंट टेंशन। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर रोलर के एंट्री तक कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में, क्योंकि हाइट कांस्टेंट है। अब जैसे ही रोलर के अंदर मटेरियल जाने लगता है तो इसकी जो हाइट है कम होने लगती है, इसलिए इस वाले जोन को डिफॉर्मेशन जोन कहते हैं, जो मैंने अलग से दिखाया भी है। दिस जोन इज नोन एज डिफॉर्मेशन जोन। तो क्योंकि यहीं पे माय डियर असली में मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इसको डिफॉर्मेशन जोन भी बोलते हैं। और ये जो डिफॉर्मेशन जोन आपको दिखाई दे रहा है माय डियर, इस डिफॉर्मेशन जोन में अगर हम बात करें तो हाइट यहाँ पर h0 है और हाइट यहाँ पर h1 है, और आपको पता है हाइट एकदम चेंज नहीं हो रही, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो हाइट अगर चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट जैसे ही कम होगी वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो माय डियर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो एंट्री है वेलोसिटी ऑफ एंट्री दैट इज v0 और एग्जिट वेलोसिटी जो है वो v1 होगी। तो v0 से v1 वेलोसिटी का वेरिएशन माय डियर सिर्फ इसी रीजन में हो रहा है जिसको मैंने डिफॉर्मेशन जोन बोला। And my dear, v0 is the entry velocity at entry, v1 is the velocity at exit. And my dear, अब मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो v0 और v1 है, v1 इससे पहले की बात करूं या इसके बाद की बात करूं, तो v0 से पहले मतलब इस एंट्री सेक्शन से पहले मटेरियल की स्पीड कम होती है, रोलर की स्पीड ज्यादा। रोलर की जो स्पीड होगी ना, अगर इस रोलर का नाम p है तो ये किसी np स्पीड से चल रहा है और ये किसी nq स्पीड से चल रहा है। तो माय डियर v0 जो एंट्री पॉइंट है, इस एंट्री पॉइंट पर हमारे रोलर्स की स्पीड ज्यादा होती है और मटेरियल की स्पीड कम होती है। एग्जिट पॉइंट पे माय डियर रोलर की स्पीड ज्यादा होती है, सॉरी मटेरियल की स्पीड ज्यादा होती है, रोलर की स्पीड कम। क्यों? क्योंकि मटेरियल की ज्यादा होगी तभी तो मटेरियल बाहर निकलेगा और यहाँ मटेरियल की कम होगी तभी तो मटेरियल एंट्री करेगा। तो इनिशियली यहाँ पर मटेरियल की स्पीड कम है रोलर से, यहाँ मटेरियल की स्पीड ज्यादा है रोलर से। और माय डियर बीच में कहीं एक जगह ऐसा भी आता है जहां पर मटेरियल और रोलर की स्पीड सेम हो जाती है और उस जोन को उस सेक्शन को न्यूट्रल सेक्शन बोलते हैं और उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट। जैसे मैंने कहा ये वो पॉइंट है जब रोलर की स्पीड और मटेरियल की स्पीड बराबर आ चुकी है, तो इस वाले सेक्शन को हम न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं, इस वाले प्लेन को। एंड माय डियर इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑफ रोलर है, वेलोसिटी ऑफ रोलर और वेलोसिटी ऑफ मटेरियल दे बिकम इक्वल्स, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो माय डियर इससे पहले अगर हम बात करें तो मटेरियल की स्पीड कम है, इसके बाद मटेरियल की स्पीड ज्यादा है रोलर से, तो इसलिए इसको हम माय डियर बोलते हैं दिस इज लैगिंग जोन, क्योंकि हमारा मटेरियल पीछे जुट गया है, और इसको हम बोलते हैं लीडिंग जोन क्योंकि हमारा मटेरियल लीड कर रहा है, तो दिस इज नोन एज लीडिंग जोन। अब माय डियर लैगिंग जोन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा मटेरियल पीछे छूट गया है, लीडिंग जोन में हमारा मटेरियल आगे निकल गया है। तो इन लीडिंग और लैगिंग दोनों ही जोन्स के अंदर स्लिप एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि रोलर और मटेरियल के अंदर रिलेटिव मोशन है, जहां जहां रिलेटिव मोशन होती है वहां स्लिप होती है, और ये जो स्लिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी के चेंज के भी। जितना वेलोसिटी का चेंज ज्यादा है उतनी ही स्लिप ज्यादा होने वाली है। सो इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन बोथ द रीजन स्लिप विल बी देयर। न्यूट्रल प्लेन पे कोई स्लिप नहीं होती है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि न्यूट्रल प्लेन सेंटर से पास करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रल प्लेन जो मैंने बनाया है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, और न्यूट्रल प्लेन जो है, न्यूट्रल प्लेन पर बेसिकली दोनों की वेलोसिटी चाहे वो रोलर्स हो चाहे मटेरियल्स दोनों सेम होते हैं, तो ना तो कोई लैग कर रहा है ना कोई लीड कर रहा है, और वेलोसिटीज आर सेम। तो माय डियर इससे पहले और इसके बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लिप एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे बैकवर्ड स्लिप आएगी जहाँ मटेरियल पीछे, या मटेरियल आ गया वहाँ पे फॉरवर्ड स्लिप आएगी। तो स्लिप क्या होती है वो हम चीजें बाद में देखने वाले हैं, अभी मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अदरवाइज आगे हम इन पर न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं माय डियर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रोलिंग प्रोसेस के बारे में।
डेल्टा एच इज ड्राफ्ट पर पास, मतलब एक रोलर से पास करने में कितना रिडक्शन हो रहा है साइज का उसको बोलते हैं ड्राफ्ट पर पास। तो मान लीजिए ये होता है रोलिंग प्रोसेस, और ये हमारा डिफॉर्मेशन जोन है, ये वो जोन है जहां पर असली में मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है। रोलिंग प्रोसेस में हमारी जो स्ट्रेसेस आती हैं वो बेसिकली आपको दिख ही रही है, दे आर कॉम्प्रेसिव एंड शियर इन नेचर, कॉम्प्रेसिव एंड शियर इन नेचर। क्यों? क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जैसे फोर्सेस लग रहे हैं, और कॉम्प्रेसिव तो है ही, आपको दिख रहा है। तो कॉम्प्रेसिव और शियर स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है रोलिंग प्रोसेस के अंदर। एक बार फिर बोलूंगा, अगर कुछ नहीं कहा जाए तो रोलिंग प्रोसेस को हॉट कंसीडर करते हैं हम, और इसकी एनालिसिस हम करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। मान लीजिए चलो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपको इससे मिलना ही है, और 2 से 3 सेशन हम रोलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी आपने देखा, अभी और आगे की बातें हम करने जा रहे हैं, और देखते हैं एनालिसिस ऑफ रोलिंग क्या है। तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, अब रोलिंग की एनालिसिस को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए गाइस, अब हम एनालिसिस करके देख रहे हैं रोलिंग प्रोसेस की। जब हम रोलिंग प्रोसेस की एनालिसिस कर रहे हैं तो मैंने आपके सामने एक रोलर रखा है, और एक रोलर जब मैंने रखा तो आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे कि ये जो चीज है इतना, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज डेल्टा h/2। दिस इज बेसिकली आप बोल सकते हो ड्राफ्ट पर पास का हाफ, क्योंकि दोनों रोलर में हाफ हाफ ही डिवाइड होगा, ये ऑब्वियस है, अभी मैंने आपको फिगर दिखाया था। एंड माय डियर, ये जो है ये सेंटर है रोलर का, और आपको पता है ये जो एंगल मैंने दिखाया था इसको एंगल ऑफ बाइट बोलते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ नोमेनक्लेचर डिसाइड कर रहा हूँ, दिस इज O, दिस इज लेट अस से A, दिस इज C एंड दिस इज B। सो माय डियर, अगर ऐसा है, मैं देखना चाहता हूँ बेसिकली ड्राफ्ट पर पास कितना है, और ड्राफ्ट पर पास अगर हम निकालना चाहते हैं तो ड्राफ्ट पर पास बेसिकली BC के बराबर है। तो ड्राफ्ट पर पास अगर हम निकालना, बल्कि ड्राफ्ट पर पास नहीं, ड्राफ्ट पर पास का हाफ BC के बराबर है। तो बाय ज्योमेट्री हम लिख सकते हैं BC इज OB माइनस OC। OB तो रेडियस है, OC कितना है माय डियर, ये देखो ये वाली चीज रेडियस R है, ये थीटा है, तो ये R cos थीटा ही तो हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ BC is delta h/2 is equals to R minus R cos थीटा। इसको लिख सकता हूँ डेल्टा H बराबर 2 into R minus R cos थीटा। It is equals to 2 times R 1 minus cos थीटा, and delta H can be written as D into 1 minus cos थीटा। माय डियर, ये ड्राफ्ट पर पास, इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज ड्राफ्ट पर पास। एक बारी में आप मैक्सिमम इतना रिडक्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा रिडक्शन आप कर नहीं सकते हो एक बारी के अंदर। एक रोलिंग प्रोसेस में इतना ही रिडक्शन पॉसिबल है माय डियर। अब अगर ऐसा है और हम इसके आगे की बात करना चाहते हैं, डेल्टा एच इज डी इनटू 1 माइनस cos थीटा आ चुका है, इसके आगे की अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसके आगे की बात करने के लिए मैंने आपसे कहा एक काम करते हैं कि हमें थीटा भी निकालना है, थीटा एंगल ऑफ बाइट है, और इसके बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमें ये तो पता लग ही चुका है कि दिस इज ये जो OCA कितना है, OC नो नाउ, और जब ये सारी चीजें हमें पता तो हम थीटा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा ये R जो है ये भी रेडियस है, और ये भी R ऑब्वियसली रेडियस है, अभी हमने जो देखा है। अब मैंने आपसे कहा असली में ये डायग्राम जो बना है रियल डायग्राम, ये रियल डायग्राम में असली में रिडक्शन बहुत कम होते हैं, मतलब असली में अगर आप देखोगे तो रिडक्शन ऐसे हो होते हैं, मैंने कहा ना मेटल है गंदा नहीं है, तो असली में रिडक्शन बहुत कम होता है, मतलब डेल्टा h/2 इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। इतनी छोटी वैल्यू होती है, इतनी छोटी 3 4 6 mm इतनी छोटी होती है कि असली में ये जो AB है और AC है वो नियरली बराबर ही होते हैं, मतलब दिस थिंग डेल्टा h/2 इज सो स्मॉल दैट कि ये वाली चीज और ये वाली चीज नियरली बराबर ही होते हैं। तो ये जो AB है और BC जो AB और AC नियरली बराबर होते हैं। तो अगर हम ये डिफॉर्मेशन जोन की लेंथ अगर हम निकालना चाहिए, यही तो है डिफॉर्मेशन जोन की लेंथ, तो इसकी जगह अगर हम ये भी कैलकुलेट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये वाली चीज बहुत छोटी होती है। तो इसलिए अगर हम बोले कि अगर हम देखना चाहते हैं लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, तो वो हो जाएगी माय डियर इक्वल्स टू AC। तो अगर हम AC निकालना चाहते हैं तो इसी ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं AC बराबर इट कैन बी रिटन एज बेसिकली OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। OA को अगर आप लिखेंगे इट इज R का स्क्वायर माइनस OC इज R माइनस डेल्टा h/2 का स्क्वायर। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस डेल्टा h/2 का स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा h/2। माय डियर, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, डेल्टा h छोटी क्वांटिटी बाय 2 और छोटी, उसका स्क्वायर और छोटी, इग्नोरेबल।
and you will be having this to be square root of r delta h. माय डियर रोलिंग चैप्टर जब आप करोगे ना तो कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपको इस फॉर्मूला में मिलेंगे। इसको बोलते हैं मेट्रिक, बेसिकली आप इसको डिफॉर्मेशन जोन का लेंथ बोल सकते हो या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो। सो दिस इज माय डियर डिफॉर्मेशन जोन का लेंथ। अब मैंने आपसे कहा अगर हम यहाँ से थीटा निकालने की कोशिश करें तो आप इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल से tan थीटा बता दो क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो यहाँ से मैं tan थीटा को डिफाइन कर सकता हूँ। tan थीटा इज AC डिवाइडेड बाय OC। AC क्या है? अभी देखा AC इज स्क्वायर रूट ऑफ r डेल्टा h। OC क्या है? OC अगर हम देखें OC इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू r माइनस डेल्टा h बाय 2। अब माय डियर रेडियस ऑफ रोलर होती है 300 mm, 400 mm, 600 mm, डेल्टा h होता है 3 mm, 5 mm, 6 mm, तो डेल्टा h बाय 2 और छोटा हो जाएगा, मतलब r जो है वो काफी बड़ा होता है डेल्टा h बाय 2 से। और अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो tan थीटा आपको मिल जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा h अपॉन r। एंड माय डियर फ्रॉम हियर थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ डेल्टा h अपॉन r। सो माय डियर दिस इज नोन एज एंगल ऑफ वाइट, एंगल ऑफ वाइट। तो ये एंगल ऑफ वाइट की एक्सप्रेशंस है। तो माय डियर एनालिसिस में हमने 3 एक्सप्रेशन देख लिए, कुछ चीजें और अभी बची हैं वो भी हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम रोलिंग के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे एक एक करके। अभी बहुत कुछ बचा है रोलिंग में, कम से कम 2 सेशन और हमें रोलिंग में लगने वाले हैं क्योंकि रोलिंग की सारी टाइप्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, रोलिंग क्या होता है चलिए देखते हैं। सो माय डियर अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री। तो माय डियर जैसे आपने देखा हो गन्ने का जूस निकालते हुए भी जब तो गन्ने को जब मशीन में एंट्री किया जाता है उसके बाद गन्ने का जूस वाला सिर्फ उसको घुमाता है, वो गन्ना अपने आप से एंट्री करता रहता है। हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारी स्ट्रिप है वो रोलर्स के अंदर अपने आप चलती जाती रहे, मतलब हमें धक्का ना देना पड़े इसको, हम चाहते हैं खुद से एंट्री करे वो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री। तो जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरे पास रोलर है और इस रोलर के साथ ऐसे ये मटेरियल कॉन्टेक्ट में आया था, आपने देखा ही था। और अगर ऐसा है तो हम एक चीज और देखते हैं माय डियर, आप जानते हो कि कॉन्टेक्ट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, दिस इज बेसिकली द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। और ये जो सेंटर ऑफ रोलर है अगर हम यहाँ पे देखें तो रोलर जो है वो बेसिकली मटेरियल को कंप्रेस कर रहा है, रोलर इज कंप्रेसिंग द मटेरियल। और अगर रोलर जो है वो मटेरियल को कंप्रेस कर रहा है तो मैंने आपसे कहा कि इस तरीके से ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब ये फोर्स लग रहा होगा तो ये रोलर जो है मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मैं मटेरियल के ऊपर लगने वाली फोर्स बता रहा हूँ क्योंकि मटेरियल की सेल्फ एंट्री की बात हो रही है। तो रोलर मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए एक ऑब्वियस सी बात है कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं उसको। और जब ये फोर्स लगा रहा होगा तो इसको मैं n से दिखा रहा हूँ, इट इज n। और आप जानते हो जब दो चीजों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी आता है। और आप जानते हो कि न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल प्लेन से पहले मटेरियल लैग कर रहा होता है। तो मटेरियल लैग करेगा तो फ्रिक्शन का क्या काम होता है, भाई रोलर ज्यादा स्पीड से जा रहा है, मटेरियल कम स्पीड से जा रहा है, तो फ्रिक्शन का एक ही काम होता है कि रिलेटिव मोशन को रोकना। अब भाई एक चीज की स्पीड ज्यादा दूसरे की कम, तो रोलर तो फ्रिक्शन दोनों को कन्विंस करता है। जिसकी ज्यादा है फ्रिक्शन उससे कोशिश करेगा उसकी स्पीड कम करने की, जिसकी कम है फ्रिक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स स्पीड। तो फ्रिक्शन बेसिकली रोलर की स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा होगा लैगिंग जोन में, और मटेरियल की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा लैगिंग जोन में। लीडिंग जोन में मटेरियल की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा और ऑब्वियस बात है रोलर की स्पीड को बढ़ाने की। तो हम अभी लैगिंग जोन में अगर बात करें क्योंकि एंट्री तो वहीं से हो रही है, तो इस जोन के अंदर अगर हम मटेरियल पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएं तो मटेरियल पे फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे लग जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी म्यू टाइम्स n। अब हमारे ये दो मेजर फोर्सेस है और इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स बन सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा से एंगल दिखाऊं तो माय डियर दिस n एंड म्यू n विल बी हैविंग कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इनके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है वही मटेरियल को अंदर और बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस n का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा n sin थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा है वो मटेरियल को रोलर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो माय डियर ये ऑपोजिंग फोर्स है एंट्री के लिए। फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे तो माय डियर ऑब्वियस सी बात है n और म्यू n एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो जिस डायरेक्शन में n का साइन आया उस डायरेक्शन में म्यू n का कोस आएगा, दैट इज फॉर श्योर। आप ऐसे भी समझ सकते हो ये 90 डिग्री एंगल क्योंकि बन रहा है एज दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये एंगल क्योंकि थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
और अगर आप यहाँ पर ऐसे एंगल बनाएंगे, ये ऑब्वियसली थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये फिर थीटा हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और ये थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो म्यू एन का कंपोनेंट आएगा वो आएगा म्यू एन कोस थीटा, और म्यू एन कोस थीटा अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो म्यू एन कोस थीटा की टेंडेंसी क्या है कि मटेरियल रोलर के अंदर आ जाए। तो म्यू एन कोस थीटा मटेरियल को रोलर के अंदर बुलाना चाहता है, और एन साइन थीटा रोलर से मटेरियल को बाहर फेंकना चाहता है। अब माय डियर, हम चाहते हैं कि मटेरियल अंदर एंट्री अपने आप करे। वो तब होगा जब अंदर लाने वाला फोर्स बाहर निकालने वाले फोर्स से ज्यादा हो। तो कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री ये बोलती है कि जो म्यू एन कोस थीटा है उसको ज्यादा या बराबर होना चाहिए, कम से कम बराबर होना चाहिए एन साइन थीटा के। क्योंकि गलती से अगर एन साइन थीटा बड़ा हो गया तो फिर रोलर के अंदर मटेरियल अपने आप एंट्री करने वाला है नहीं माय डियर। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो यहाँ से आप एन से एन कैंसिल कर देंगे, एंड यू विल बी गेटिंग tan थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू। यहाँ पर जो थीटा है डेफिनेटली ये एंगल ऑफ बाइट है, ये आप जानते हो। तो इसके लिए म्यू जो है वो tan थीटा से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, म्यू शुड बी मोर देन इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज द कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री। एंड माय डियर, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम tan बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा फ्रिक्शन एंगल है। अब आप सोच रहे होंगे सर फ्रिक्शन एंगल क्या होता है? तो माय डियर, फ्रिक्शन एंगल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये मेरे पास एक ब्लॉक है और ये मेरे पास अर्थ। तो आपको अच्छे से पता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा अर्थ से ब्लॉक को, और फ्रिक्शन फोर्स अगर ये ऐसे मूव करना चाहता तो ऐसे लग रहा होगा, दिस इज म्यू एन। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एन और म्यू एन का जो रिजल्टेंट है माय डियर, वो ये ऐसे काम करेगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। एंड माय डियर, नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है ना उसको थीटा बोलते हैं, दिस इज सॉरी बीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल। रिजल्टेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल है उसको फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं। और अगर आप इसको म्यू एन बोल रहे हो तो ये भी म्यू एन हो जाएगा, और यहाँ से आप अगर tan बीटा लिखोगे तो यू विल बी हैविंग म्यू एन बाय एन, और एन से एन खत्म माय डियर, ये आ गया म्यू। तो tan बीटा शुड बी मोर देन इक्वल्स टू tan थीटा, हेंस बीटा शुड बी मोर देन इक्वल्स टू थीटा। ओके, बीटा जो है वो थीटा से ज्यादा होना चाहिए। सो माय डियर, दिस इज द कंडीशन, एंड ये कंडीशन है सेल्फ एंट्री की। अगर आप चाहते हो मटेरियल खुद से एंट्री करे तो यही वो कंडीशन है जब मटेरियल खुद से एंट्री करेगा। तो माय डियर, अभी एनालिसिस हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ है। अगली एनालिसिस के पार्ट में हम पावर, टॉर्क, ये कितना चाहिए रोलर को घुमाने के लिए, फोर्सेस, स्ट्रेसेस, इन सब की बातें भी करेंगे। प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाऊंगा आपको, वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन भी, रोलिंग की टाइप्स, कैम्बरिंग ऑफ रोलर, बहुत कुछ है रोलिंग में माय डियर। कम से कम 2 सेशन और हम रोलिंग पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ ही फिर हम रोलिंग के बाद फिर आगे वाले प्रोसेस से शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे इसलिए क्योंकि आपके पैरेलली और सब्जेक्ट्स भी चल ही रहे हैं डिफरेंट जगह पर, जैसे भी आप जानते हैं। तो इसलिए मैं इतना थोड़ा लेके चल रहा हूँ कि आप ये भी साथ साथ कोप अप कर पाए। ऑलरेडी प्रोडक्शन के 2 मेजर पोर्शन कास्टिंग वेल्डिंग हम पूरे कर चुके हैं, दिस इज द 3rd पोर्शन गोइंग ऑन, एंड वेल्डिंग के आंसर्स मैं भेज चुका हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन में डाउट है, मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन इकट्ठे कर रहा हूँ, किसी भी दिन प्रैक्टिस सेशन वेल्डिंग का डल जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू क्लियर दैट। जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ रहे हैं वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है माय डियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो आप फिर पूछते रहे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, आई एम हियर टू क्लियर दैट डाउट्स, और कोई भी डाउट है प्लीज पूछें। और इसके अलावा रेगुलर स्टडी करते रहे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कास्टिंग के अभी कल या परसों में मैं आपसे शेयर कर दूंगा, फिर आप उसकी भी प्रैक्टिस कर पाए। तो बहुत जल्दी ये जो मैं आपको शेयरिंग वाला काम कर रहा हूँ, इसको मैं बहुत जल्दी इसको डिजिटलाइज कर देंगे, इसको ऐप पे शिफ्ट कर देंगे, ताकि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े इन सब चीज़ों के लिए, और आपको सीधा कंटेंट पड़ा हो कहीं भी मिल जाए जिसको आप जब चाहे तब सोल्व कर पाए। सो वी आर गोइंग टू डू दैट, डोंट वरी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इज इट ओके? चलिए, गुड बाय।